Hello and welcome back to my channel. So today we will start European classical literature and we will start the Iliad by Homer. This is very important for your exam. So today we will cover the introduction and why Iliad is an epic poem. Okay, so keep watching. तो आज हम होमर का इलियड को स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन. द वर्ड इलियड मीन्स द सॉन्ग ऑफ इलियन और द सॉन्ग ऑफ इलियम. तो इलियड जो वर्ड है उसका मीनिंग है द सॉन्ग ऑफ इलियन और द सॉन्ग ऑफ इलियन और इलियम. ओके, इलियम और इलियन इंडिकेट्स ट्रॉय विच इज़ द सिटी ऑफ रोम. इलियम, ये जो सॉन्ग ऑफ इलियम और सॉन्ग ऑफ इलियन जो है, तो ये इलियन और इलियम किसको इंडिकेट करते हैं? सिटी ऑफ ट्रॉय को इंडिकेट करते हैं, जो रोम का एक शहर है, ट्रॉय. द इलियड हैज़ बीन written on the description of the destroy of the city of Troy. So this is called the song of Ilium or Ilion. क्यों इसको इलियड को द सॉन्ग ऑफ इलियम और सॉन्ग ऑफ इलियन कहते हैं? क्योंकि ये जो इलियड है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सिटी ऑफ ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो इसीलिए इसको सॉन्ग ऑफ इलियन और सॉन्ग ऑफ इलियम कहते हैं इलियड को. इट इज़ एन एंशियंट ग्रीक एपिक पोएम इन डैक्टिलिक हेक्सामीटर. डैक्टिलिक हेक्सामीटर क्या है बाद में मैं लिखे हैं. तो ये एक ग्रीक एपिक है, एंशियंट ग्रीक एपिक पोएम है. एपिक पोएम मतलब हम बाद में पढ़ेंगे. तो एंशियंट, ये एक एंशियंट ग्रीक एपिक पोएम होते हैं जो डैक्टिलिक हेक्सामीटर फॉर्मेट में लिखा है. डैक्टिलिक हेक्सामीटर इज़ अ काइंड ऑफ रिदमिक स्कीम इन अ पोएट्री. इट इज़ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द क्लासिकल एपिक पोएट्री. तो डैक्टिलिक हेक्सामीटर क्या है, ये यहाँ पे शॉर्ट में हम लिखे हैं, शॉर्ट में मेंशन किए हैं. ये ज़्यादा इलाबोरेटली नहीं है, सिर्फ जान के रखिए कि ये डैक्टिलिक हेक्सामीटर फॉर्मेट में लिखा है और ये एक ग्रीक एंशियंट एपिक पोएम है. ओके, इट वॉज रिटन इन बिटवीन 750 to 800 BC. ये इन बिटवीन 700 to 800 BC के बिटवीन लिखा गया है इलियड. मतलब ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना टेक्स्ट है. एज इट इज़ अ वेरी एंशियंट टेक्स्ट द स्कॉलर्स कैन नॉट एट्रीब्यूट द एक्चुअल ऑथर ऑफ द इलियड. देखो इलियड कभी भी होमर का इलियड तो बोला जाता है, लेकिन कभी भी ऐसा कहीं पर नहीं बोला जाता है कि इलियड होमर ने लिखे हैं, क्योंकि होमर बोल के कोई ऐसा एग्जिस्ट करते थे या नहीं, उसी के ऊपर प्रश्न है स्कॉलर्स में. तो इलियड इतना ही एंशियंट एक टेक्स्ट है, इतना ही पुराना एक टेक्स्ट है, तो स्कॉलर्स को ये भी पता नहीं चलता है ठीक से कि इनका ऑथर एक्चुअली कौन है, इलियड का ऑथर एक्चुअली कौन है. बट होमर इज़ presumed to be the author of this text because it is a question whether Homer existed और नॉट. जो मैं आपको अभी बताई कि ये इतना एंशियंट है कि मतलब स्कॉलर्स ने अभी तक पता नहीं स्कॉलर्स को पता ही नहीं चलता है ठीक से कि इलियड एक्चुअली कौन लिखे हैं, लेकिन ऐसा ही प्रेज्यूम किया जाता है कि होमर के द्वारा ही लिखे हैं. क्यों ऐसा सिर्फ प्रेज्यूम किया जाता है, सिर्फ एज्यूम किया जाता है? क्योंकि होमर बोल के कोई थे या नहीं एक्चुअली, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है. The Iliad is written on the Great War of Troy or Trojan War, which was continued for 10 years. Iliad किसके ऊपर बेस करके, इलियड का जो स्टोरी है वो किसके ऊपर बेस करके लिखा गया है? The Great War of Troy or the Trojan War. ग्रेट वॉर ऑफ ट्रॉय और ट्रोजन वॉर के ऊपर, जिसको ट्रोजन वॉर भी कहा जाता है, इसके ऊपर, इस युद्ध के ऊपर इलियड का जो स्टोरी है वो बेस्ड है. इलियड को रचना किया गया था, विच वॉज कंटिन्यूड फॉर 10 ईयर्स. द ग्रेट वॉर ऑफ ट्रॉय कितना साल के लिए कंटिन्यू हुआ था? 10 ईयर्स तक कंटिन्यू हुआ था. द नेम ऑफ द हीरो ऑफ द इलियड इज़ एक्किलिस. इलियड का जो मेन हीरो है उनका नाम है एक्किलिस. एपिक पोएम में ऑलवेज एक हीरो रहते हैं. एपिक पोएम मतलब एक हीरोइक पोएम होते हैं, तो वहाँ पे ऑलवेज एक हीरो रहते हैं. तो इलियड भी एक ग्रीक एपिक पोएम है और यहाँ पे जो हीरो है उनका नाम है एक्किलिस. तो एक्किलिस का जो कैरेक्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है जब आप ट्रॉय जो मूवी है वो मूवी आप देखेंगे. अगर ट्रॉय मूवी आप ऑलरेडी देखे हैं तो आपको पता होगा
और अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। एक्चुअली को बहुत अच्छे तरीके से पता करने के लिए वो ट्रॉय मूवी को देख सकते हैं आप। इट इज़ एन एपिक पोएम विच कंटेन्स 15,693 लाइन्स एंड इज़ डिवाइडेड इंटू 24 बुक्स। तो ये जो पोएम है यहाँ पे एपिक पोएम है, यहाँ पे कितना लाइन्स है देखो, above 15,000 लाइन्स है, मोर देन 15,000 लाइन्स है, 15,693 लाइन्स। बहुत ही लंबा एक पोएम है। ये एपिक पोएम का एक फीचर है, बहुत लंबा एक पोएम होगा। एंड डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे डिवाइडेड होगा, यहाँ पे डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स, ये 24 बुक्स में डिवाइडेड है। Iliad basically depicts the war between the Trojans and Achaeans. ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़े हैं कि ट्रोजन वॉर और द ग्रेट वॉर ऑफ ट्रॉय के ऊपर बेस करके इलियड का रचना किया गया है। तो इलियड का जो स्टोरी है वो मेनली डिस्क्राइब करते हैं द ग्रेट वॉर बिटवीन ट्रोजन्स मतलब ट्रॉय सिटी में जो रहते थे, जो लोग रहते थे उनको ट्रोजन्स कहते हैं। और एकियंस मतलब है ग्रीक, मतलब ग्रीस में जो रहते थे, जो लोग रहते थे उनको एकियंस बोला गया है। तो ट्रोजन्स और एकियंस के बीच में जो युद्ध हुआ, मतलब ग्रेट वॉर हुआ ट्रोजन्स और एकियंस के बीच में, उसी का स्टोरी यहाँ पे इलियड का स्टोरी में डिपिक्ट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ग्रीक सिविलाइजेशन वॉज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल सिटी स्टेट्स एंड देयर आर डिफरेंट किंगडम्स इन दोज सिटी स्टेट्स। अभी देखो ग्रीक जो एक पूरा कंट्री है, इसको कंट्री नहीं कहा जाता है, मतलब ग्रीक का जो भूमि है वो एक अखंड भूमि नहीं है, वो बहुत सारे सिटी स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड है। बहुत सारे सिटी स्टेट्स, बहुत सारे छोटे छोटे जो सिटी स्टेट्स को एक साथ करके ग्रीक कंट्री, ग्रीस पूरा देश हुआ है। तो ग्रीस का जो भूमि है वो कोई अखंड भूमि नहीं है, उसको कोई कंट्री नहीं बोला जा सकता है, एक किंगडम है जो बहुत सारे स्मॉल सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड है। और वो सारा सिटी स्टेट्स में डिफरेंट किंगडम्स है। मतलब इंडिया एक अखंड भूमि है और इंडिया का एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सभी स्टेट्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ग्रीस का जो सिटी स्टेट्स है वहाँ पे कोई एक सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल नहीं होते थे, कोई सेंट्रल उनको सारे सिटी स्टेट्स को कंट्रोल नहीं करते थे। वो सारा जो सिटी स्टेट्स है उसको वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट किंगडम्स रहते थे उस सिटी स्टेट्स पे। द यूनिफिकेशन ऑफ दीज किंगडम्स विद इन द ग्रीक सिविलाइजेशन कैन बी सीन इन द पोएम एज वेल। और इस पोएम में यही जो अलग अलग सिटी स्टेट के अंदर जो अलग अलग किंगडम्स, डिफरेंट किंगडम्स होते थे, उसी किंगडम, वो अलग अलग किंगडम्स तो होते थे लेकिन उन लोगों के बीच में भी कितना यूनिटी थे, बहुत ही यूनाइटेड थे, कितना यूनाइटेड थे वो भी यहाँ पे हम देखेंगे इस पोएम में। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो इलियड एज एन एपिक पोएम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब इलियड एज एन एपिक पोएम, मतलब इलियड के अंदर इलियड को क्यों हम एपिक पोएम कह रहे हैं, एपिक का क्या क्या फीचर्स इलियड में है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ एन एपिक पोएम, एपिक पोएम्स का क्या क्या फीचर्स होते हैं, और ये भी आपको पता चल जाएगा। और इलियड ने क्या उस एपिक पोएम का सारा फीचर्स इलियड पोएम के अंदर भी है या नहीं, वो भी हम देखने वाले हैं। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट जो है, एपिक इज़ बेसिकली अ लेंदी नैरेटिव पोएम विच इज़ बेसिकली रिटन इन एलिवेटेड एंड ऑर्नामेंटल स्टाइल, दैट इज़ it contains a number of decorative words which is represented in a grand way. Epic is basically, epic poem क्या है, एक long narrative poem है, एक lengthy narrative poem है। Obviously इलियड भी बहुत लेंदी है क्योंकि यहाँ पे more than 15,000 लाइन्स है, हम ऑलरेडी पढ़े हैं, नियर अबाउट 16,000 लाइन है। तो ये बहुत ही लेंदी नैरेटिव पोएम है विच इज़ बेसिकली रिटन इन एलिवेटेड एंड ऑर्नामेंटल स्टाइल। एलिवेटेड एंड ऑर्नामेंटल स्टाइल मतलब इट कंटेंट्स अ नंबर ऑफ डेकोरेटिव वर्ड्स, मतलब बहुत ही ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव वर्ड्स से इसका रचना किया गया है। तो ग्रीस का जो सिटी स्टेट्स है उनका जो यूनिटी है, तो वो ग्रीस का जो यूनिटी है अलग अलग सिटी स्टेट्स के किंगडम्स के अंदर, वो जब डिस्क्राइब किया गया है इलियड पोएम के अंदर, तो वो डिस्क्राइब करने के समय बहुत सारे डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल वर्ड्स से उनका उसको
डिस्क्राइब किया गया था। तो यहाँ पे भी इलियड में भी हम बहुत सारे डेकोरेटिव वर्ड्स जो एक ग्रैंड वे से रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसे हम देख पाएंगे इलियड में। तो इलियड इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, इट कंटेन्स मोर दैन 15,000 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स। देखो यहाँ पे हम एपिक का जो फीचर्स पढ़े, यहाँ पे एपिक का फीचर्स पढ़े, तो यही फीचर्स यहाँ पे इलियड भी यही फीचर्स फुलफ़िल कर रहे हैं, क्योंकि वो मोर देन 15,000 लाइन्स है और डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स है इलियड, तो वो बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव एक पोएम है। तो फर्स्ट जो एपिक का फीचर है वो फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद देखो, इट इज़ अ ग्रैंड नैरेटिव बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द ग्रेट वॉर बिटवीन द टू ग्रेट कंट्रीज, वन इज़ ट्रोजन्स एंड अनदर इज़ द एकियंस। ये बहुत ही एक ग्रैंड नैरेटिव है, एक बहुत ही ग्रैंड नैरेटिव है, बिकॉज ये जो ग्रेट वॉर बिटवीन ट्रोजन्स एंड एकियन, ट्रोजन्स और एकियंस के बीच में जो ग्रेट वॉर हुआ था वो ही डिपिक्ट किया है, इसलिए ये बहुत ही एक ग्रैंड नैरेटिव है। सो बेसिकली इलियड कंटेन्स द स्टोरी ऑफ द वॉर बिटवीन ट्रोजन्स एंड एकियंस। ओके, तो ये ही यहाँ पे लिखा है कुछ अलग शब्द से कि ट्रोजन्स और एकियंस का जो बीच में जो वॉर हुआ था उसका ही स्टोरी इलियड का स्टोरी में बेस्ड है, मतलब इलियड का स्टोरी में इसका ही, इस वॉर का ही स्टोरी है। An epic poem involves with the cultural, social and economic crisis of nation। एक एपिक पोएम एक नेशन का कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस को डिपिक्ट करते हैं। सो इलियड ऑल्सो डिपिक्ट्स द कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ नेशन एज इट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट वॉर बिटवीन टू किंगडम्स। तो इलियड भी एक नेशन का सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस को डिपिक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ग्रेट वॉर को डिस्क्राइब करते हैं। और जब भी कोई दो नेशंस के अंदर, दो ग्रेट नेशंस मतलब ग्रीस और ट्रोजन्स के बीच में ये एक ग्रेट वॉर, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ट्रोजन वॉर ही नहीं, वर्ल्ड में जितना सारा ग्रेट वॉर हुआ है, जब भी कोई युद्ध होता है तब सोशल, जहाँ पे युद्ध होता है, जिस कंट्री के अंदर, जिस कंट्री के बीच में वो वॉर होते हैं, तो उन दोनों कंट्री के अंदर सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल क्राइसिस हम देख पाते हैं, क्योंकि वॉर एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, कोई छोटा मोटा चीज़ तो नहीं है, तो बहुत ही बड़ा क्राइसिस वहाँ पे दिखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी इलियड भी सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल क्राइसिस को डिपिक्ट करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स विथ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑफ टू नेशंस। जैसे कि इलियड का जो स्टोरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि एकियंस और ट्रोजन्स का जो स्टोरी है, जो वॉर है, जो ग्रेट वॉर है, उसको डिपिक्ट किया है इलियड ने। तो इसीलिए उस ट्रॉय और सिटी ऑफ ट्रॉय और ग्रीस का सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल क्राइसिस को भी इलियड डिस्क्राइब किया है। An epic poem contains great protagonist and he can represent his whole nation। protagonist मतलब हीरो। तो एक एपिक पोएम, एक हीरो को एक एपिक पोएम में एक ग्रेट हीरो भी रहते हैं, जो एक हीरो रहते हैं जो अकेले ही उनका नेशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इन केस ऑफ इलियड द ग्रेट प्रोटैगोनिस्ट इज़ एक्किलीज हु रिप्रेजेंट्स द ग्रेट एकियंस। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि इलियड का जो ग्रेट हीरो है, जो हीरो ऑफ दिस एपिक पोएम इज़ एक्किलीज। एक्किलीज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एकियंस को, मतलब ग्रीक को मतलब एकियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्किलीज ने। अनदर ग्रेट प्रोटैगोनिस्ट वी कैन सी हियर इज़ हेक्टर। हेक्टर भी एक बहुत ही बड़ा योद्धा है, वो भी एक अनदर हीरो है, अनदर प्रोटैगोनिस्ट है, हु इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्रोजन्स, जो ट्रोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्किलीज ग्रीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एकियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हेक्टर ने ट्रोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये एक्किलीज और हेक्टर की बिना भी और भी बहुत सारे प्रोटैगोनिस्ट हैं, जो हम बाद में समरी जब डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे। द यूनिफिकेशन ऑफ नेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एपिक पोएम। यूनिफिकेशन ऑफ नेशन मतलब नेशन के अंदर जो यूनिटी है, एक नेशन के अंदर जो यूनिटी है, सारे सिटी स्टेट्स के अंदर जो यूनिटी है, वो एक बहुत बड़ा फीचर होता है एपिक पोएम का, जो हम ऑलरेडी हम आपको बताए हैं कि इलियड में है, क्योंकि ग्रीस बहुत सारे सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड है और उन लोगों के बीच में बहुत यूनिटीज़ भी है। तो इसीलिए इलियड में भी यूनिफिकेशन ऑफ नेशन बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है।
देखो ये यहाँ पे यही लिखा है, इन इलियड वी कैन सी द यूनिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट किंगडम्स विद इन द ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट किंगडम्स है, अलग अलग सिटी स्टेट में, उन लोगों का जो यूनिफिकेशन है, यूनिटी है, वो इलियड में हम देख पाते हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल सिटी स्टेट्स एंड देयर आर डिफरेंट किंगडम्स इन दोज सिटी स्टेट्स। ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत सारे स्मॉल सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड है और वो सारे स्मॉल सिटी स्टेट्स में अलग अलग किंगडम्स हैं और उन लोगों के बीच में जो यूनिटी है वो ही हम देख पाते हैं। द यूनिटी बिटवीन दिस किंगडम्स विद इन ग्रीस, तो उनके उनके बीच में ये जो अलग अलग डिफरेंट किंगडम्स हैं, उनके बीच में जो यूनिटी है उनके ही बारे में बात किया जा रहा है। हेंस इलियड सेटिस्फाइज द ग्रेट पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एपिक पोएम। यूनिफिकेशन ऑफ नेशन एक पॉलिटिकल फीचर होता है एपिक पोएम का, तो जो मेन पॉलिटिकल फीचर है एपिक पोएम का, यूनिफिकेशन ऑफ नेशन, वो भी सेटिस्फाई किया इलियड ने। तो इलियड ऑब्वियसली एक एपिक पोएम ही है, हम कह सकते हैं। होमर रिप्रेजेंट्स द ग्लोरी, पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन। होमर ने ये जो यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन को डिपिक्ट करके क्या बताया है कि ग्लोरी, पावर एंड स्ट्रेंथ, ग्रीक सिविलाइजेशन का ग्लोरी, पावर और स्ट्रेंथ को अल्टीमेटली डिस्क्राइब किए हैं। द एंटायर स्टोरी of the Iliad is written in many dialects, that is, Iliad is amalgamation of many languages। अच्छा, इलियड का जो पूरा स्टोरी है वो वहाँ पे हम वहाँ वो पढ़ के हमको कैसे पता चलता है, इसका प्रूफ कैसे चलता है कि इलियड में यूनिफिकेशन ऑफ नेशन जो है, मतलब ये जो फीचर्स इलियड ने सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये प्रूफ हमको कैसे मिलते हैं, इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि इसका प्रूफ यही है कि इलियड का एंटायर स्टोरी कोई एक लैंग्वेज पे नहीं लिखा है। डायलेक्ट मतलब है लैंग्वेज। इलियड का पूरा स्टोरी कोई एक लैंग्वेज पे नहीं लिखा गया है। ये इलियड इज़ एमलगैमेशन। एमलगैमेशन मतलब है एडिशन, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज के एडिशन में बहुत सारे लैंग्वेजेस से ये इलियड का स्टोरी रचना किया गया है। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि इतना बड़ा ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर जो छोटा छोटा सिटी स्टेट्स है, उनका अलग अलग लैंग्वेज भी है, अलग अलग किंगडम्स के साथ साथ अलग अलग लैंग्वेज भी है। तो ये जो लैंग्वेजेस है वो सारे लैंग्वेज एक साथ मिलके कोई एक लैंग्वेज पे इलियड का रचना नहीं किया गया है, वो सारा सब लैंग्वेज से ही बहुत सारे लैंग्वेज से इलियड का रचना किया गया है। तो यही प्रूफ है। This proves it represents a multiple tradition or heritage which is the land of Greece। तो यही प्रूफ है कि इलियड रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल ट्रेडिशन और हेरिटेज को, और ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ग्रीक सिविलाइजेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। An epic begins from the immediate race। Inmediate race is a immediate race and epic begins from immediate race। Immediate race मतलब क्या है? Immediate race is a Latin word which means Immediate race is a Latin word which means in the middle of the things। मतलब immediate race एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है मतलब मिडल ऑफ द थिंग्स, मतलब थिंग्स के बीच से शुरुआत होना। मतलब एक एपिक पोएम कभी भी शुरुआत से कुछ घटना का शुरुआत से स्टार्ट नहीं होता है, बीच से स्टार्ट होता है। बीच से स्टार्ट होके वो फ्लैशबैक्स से पुराना जो घटना है वो उसको याद दिलाता है रीडर्स को। तो ये एपिक का एक बहुत ही बड़ा फीचर्स है जिसको इनमीडियस रेस कहा जाता है, जो एक लैटिन शब्द है। इलियड भी बीच से शुरुआत होता है। देखो, इलियड इज़ द स्टोरी ऑफ द वॉर बिटवीन ट्रोजन्स एंड ग्रीस एज वेल एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय। इलियड भी एक स्टोरी है जो ट्रोजन्स और ग्रीस के बीच में जो वॉर है उसके ऊपर रचना किया गया है। बार बार यही कहा जा रहा है कि ट्रोजन्स और ग्रीस के बीच में, ट्रोजन्स और एक्यंस के बीच में जो स्टोरी है, उसका जो वॉर होता है उसका ही स्टोरी है इलियड। एज वेल एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय। और अल्टीमेटली इलियड में यही दिखाया गया है कि कैसे सिटी ऑफ ट्रॉय का पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ था। Now if we see the beginning of the book 1 of the Iliad, it is 9th year of the war and it covers a few weeks of the 10th year of the war। तो ये जो बुक 1 अगर हम देखते हैं, इलियड का बुक 1 अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये 9th वॉर का जो युद्ध है, ट्रोजन्स और एक्यंस के बीच में जो युद्ध है, ये युद्ध का 9th ईयर से शुरुआत हो रहा है बुक 1। मतलब हम ऑलरेडी पढ़े हैं ये वॉर 10 साल तक
ये वॉर चला था, कंटिन्यूड हुआ था। तो 10 साल के मतलब फर्स्ट ईयर से ही ये स्टार्ट नहीं होता है बुक 1, 9th ईयर से शुरुआत होता है, मतलब घटना का बीच से शुरुआत होता है, ठीक है। और ये जो बाकी का जो बुक्स है, पूरा जो इलियड स्टोरी है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, फ्यू वीक्स, इट कवर्स फ्यू वीक्स ऑफ 10th ईयर का कुछ ही वीक्स को सिर्फ कवर करते हैं, वॉर का 10th ईयर का कुछ ही वीक्स को कवर करता है। बट इट यूजेस सम फ्लैशबैक्स टू मेंशन द अर्लियर इवेंट्स, लेकिन ये बहुत सारी फ्लैशबैक्स के अंदर, फ्लैशबैक्स से अर्लियर जो इवेंट्स हुआ था, मतलब नाइन्थ ईयर से पहले जो जो इंसिडेंट्स हुआ था, इवेंट्स हुआ था वॉर का, वो सब कुछ याद दिलाते हैं, मतलब वो सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं रीडर्स के सामने। सो इट ऑल्सो बिगिनस इन मीडियस रेस। इन मीडियस रेस मतलब यहीं पे पढ़े है अभी कि इन मीडियस रेस मतलब है मिडिल से स्टार्ट होना, तो ये भी मिडिल से स्टार्ट होते हैं इलियड, विथ द क्वेरल बिटवीन एगामेनॉन एंड एक्किलीस। एगामेनॉन और एक्किलीस के अंदर, एगामेनॉन राजा है, एक्कियंस का राजा है एगामेनॉन, तो एगामेनॉन और एक्किलीस के अंदर बीच में एक क्वेरल हो रहा था, उस क्वेरल से स्टार्ट होते हैं इलियड। एन एपिक इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ गॉड्स इन इट्स स्टोरी। एपिक पोएम में बहुत सारे गॉड्स का इंटरफेरेंस रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे गॉड्स देव देवी का इंटरफेरेंस रहते हैं। वी कैन सी इन्वेंशंस ऑफ मल्टीपल गॉड्स एंड सम कैरेक्टर्स इक्वल टू द गॉड्स इन द इलियड। इलियड में भी हम क्या देखते हैं, बहुत सारे मल्टीपल गॉड्स का इंटरवेंशंस देखते हैं, इंटरफेरेंस देखते हैं, और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जो कैरेक्टर्स गॉड तो नहीं है, लेकिन वो गॉड से कुछ कम नहीं है, वो इक्वल ऑफ गॉड्स है। तो इसीलिए ये भी जो एपिक का ये फीचर भी ये कवर कर रहा है इलियड। सो वी कैन सी दैट इलियड कवर्स एवरी फीचर्स ऑफ एन एपिक, हेंस इट इज़ अ प्राइमरी एपिक पोएम। सो हम क्या देख पाया कि इलियड ने एपिक पोएम का सारा फीचर्स कवर किया, तो इसीलिए इसको प्राइमरी एपिक पोएम हम कह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वाई इलियड को एपिक पोएम हम कहेंगे, डिस्क्राइब इलियड एज एन एपिक पोएम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और ये एक इजी लैंग्वेज पे, बहुत ही इजी लैंग्वेज पे हम खुद नोट्स बनाए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, यहाँ पे जो जो हम डिस्कस किए, तो वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।